गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 10th में लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बता रहा हूँ। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, इसका परिचय देखिए। फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार फ्रेडरिक चारिउ ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला की रचना की। इस चित्र में चारिउ ने एक संसार का चित्रण किया जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस चित्र की श्रृंखला के प्रथम चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, जिसमें सभी आय और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिलाओं के रूप में चित्रित किया करते थे। अब आप देखिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार, ये आपकी हेडिंग रहेगी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। 1789 में फ्रांस में एक ऐसा राज था जिसके समस्त भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए, उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नायकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। हस्तांतरित होना मतलब होता है कि ट्रांसफ़र हो गई, मतलब बदल गई। ये क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश मगर अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का एक विद्रोह था। इस क्रांति के साथ ही विश्व में राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीय विद्रोह का इतिहास प्रारंभ होता है। इस क्रांति ने मानव समुदाय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। फ्रांस की क्रांति के कारणों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों से कर सकते हैं। इसके तमाम कारण थे। नंबर 1 क्या था? राजनीतिक कारण। दूसरा था सामाजिक कारण। तीसरा आर्थिक कारण। चौथा हमारा है बौद्धिक कारण और उसके बाद तात्कालिक कारण नंबर 5 है। अब फ्रांस की राजक्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? फ्रांस की राजक्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारण निम्न है। जैसे नंबर 1 निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र मतलब इस समय राजा जो शासन करता था वो निरंकुश होता था और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। लुई 16वां काफ़ी दंभी और लड़ाकू प्रवृत्ति का शासक था। वो सामंतों को कठोरतापूर्वक दबाता था। उसके लिए उसने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया और प्रशासन तंत्र का पूर्णतया केंद्रीकरण कर लिया। मतलब वो ये कहता था कि राजा ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। राजा का जो कहा गया शब्द है वही सर्वमान्य है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। उसने सभी को प्रशासनिक अधिकारों से वंचित किया और प्रशासन तंत्र का पूर्ण केंद्रीकरण कर लिया। और नंबर 2 राजनीतिक कारण था कि राजा अयोग्य थे। क्या थे? अयोग्य। लुई 15वें के बाद गद्दी पर बैठने वाला लुई 16वां एक अयोग्य शासक था। उसमें इच्छा शक्ति और निर्णय की क्षमता का अभाव था और उसने संपत्ति और राजकोष को अपने अधीन कर लिया था और वो फिजूल खर्ची और शान शौकत में लगा रहता था। भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था, जिसके कारण राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और वो एक अयोग्य राजा घोषित हो गया। नंबर 3 राजकीय अर्थव्यवस्था। उस समय देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी फ्रांस की? ब्रूवो शासकों के निरंकुश राजतंत्र में राजा की व्यक्तिगत संपत्ति और राजकोष के सार्वजनिक धन में कोई अंतर नहीं था। राजा अपनी इच्छानुसार राजकोष से धन खर्चा करता था और राज परिवार का सारा खर्च बिना किसी लेखा जोखा के राजकोष से निकाल लिया जाता था और इस कार्य में किसी तरह का कहीं से भी कोई प्रतिबंध नहीं था और वो अनाप शनाप कार्यों को करता था और शान शौकत और भोग विलास में लिप्त रहता था, जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था एकदम से चरमरा गई और वहाँ के लोगों को विद्रोह करने का मन हुआ और उन्होंने फ्रांस में क्रांति ला दी। इसके बाद है आक्रमण राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र के लिए शासन का चुस्त दुरुस्त होना आवश्यक होता है। लुई 14वां अच्छी तरह अच्छा शासक था।
इसलिए चला सका क्योंकि वो स्वयं योग था और योग मंत्रियों का चुनाव कर सकता था। लेकिन संयोग से लुई XVI को कोवलेर और स्लू जैसे मंत्री उपलब्ध नहीं थे, जिससे कि उसका शासन ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा था। और उसके बाद प्रशासनिक अराजकता, शासन के अयुग होने के कारण राजा के सब प्रशासनिक अधिकारी भी जो है मनमानी करते थे और वो जनता पर तरह तरह के अत्याचार करते थे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो किसी हद तक जा सकते थे। उसके बाद भ्रष्ट नौकरशाही और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। उस समय जो है जो नौकरशाह मतलब अधिकारी वर्ग था वो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई सम्मान नहीं करते थे, लोगों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करते थे और जो है घूसखोरी में लिप्त थे और फिजूल खर्ची करने से भी वो नहीं चूकते थे, क्योंकि उन पर राजा का किसी प्रकार नियंत्रण नहीं था। क्योंकि राजा भी स्वयं भी जो है भोग विलास में लिप्त रहता था, इसलिए जो है अपने अधिकारियों के ऊपर कोई लगाम नहीं लगा पाता था। थैंक यू।